लॉज ऑफ मोशन और ग्राफ्स। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसके कंटेंट्स में शामिल होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स, और इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इट्स लीनियर मोमेंटम, इट्स नॉट एंगुलर मोमेंटम। जरा देख लीजिएगा इसको। सो इसमें हम फिर आपकी बुक में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ड्यूरिंग एक्सप्लोजन पढ़ेंगे, और राइफल बुलेट सिस्टम को पढ़ेंगे, रॉकेट प्रोपल्शन को पढ़ेंगे, और इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन को पढ़ेंगे। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। व्हाट डू वी मीन बाय मोमेंटम? सो बेसिकली momentum is a vector quantity. Then you multiply the velocity of a moving body with its mass, you get momentum. और अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, तो आपने पढ़ा था कि व्हेनेवर अ वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी द रिजल्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दैट इज व्हाई डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम की हमेशा वही डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी की होगी, और जो वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो डिस्प्लेसमेंट की होगी, और डिस्प्लेसमेंट की हमेशा वही डायरेक्शन होगी जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन की होगी। सो वी कैन से कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जिस तरह बॉडी की होती है उसी तरह डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है, और मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती है। सो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड मोमेंटम, दे विल ऑलवेज हैव द सेम डायरेक्शन। स्टूडेंट, जो मोमेंटम है अगर आपने इसको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यही हमें बताता है व्हेन वी स्टडी न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। सो व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम? आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma होता है। अगर आप a की वैल्यू को पुट कर दें विच इज vf माइनस vi ओवर t डेल t, तो ये बन जाएगा आपके पास mvf इज फाइनल मोमेंटम, mvi इज इनिशियल मोमेंटम, ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। सो if we want to state Newton's second law in terms of momentum, it is the rate at which the momentum is changing. यहाँ हम इसको state कर सकते हैं, laws are stated not defined, तो हम इसको state कर सकते हैं कि time rate of change of momentum is called is equal to the applied force. So this is Newton's second law in terms of momentum. और अगर आप इसी इक्वेशन में p को उस तरफ ले जाएं तो डेल्टा p आ जाएगा which will be product of force and time. So f multiply by t, इसको आप जानते हैं कि इसको impulse भी बोलते हैं, it will be equal to change in momentum, right? और हम इसको ऐसे भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम को आप लिख दें m डेल्टा v, या आप इसको लिख दें f क्रॉस t m डेल्टा v की जगह लिख देंगे vf माइनस vi। और यहाँ से भी हम एक सेट बना सकते हैं। सेट क्या बन सकता है? हमें पता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन की तो हमेशा सेम डायरेक्शन होती है, न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था। तो देखिए फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो कि इम्पल्स की होगी, और इसके अलावा वही डायरेक्शन होगी जो चेंज इन वेलोसिटी की होगी, या वही डायरेक्शन होगी जो चेंज इन मोमेंटम की होगी। सो ये सेट ऑफ ब्लॉक्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर, एंड सिमिलरली फोर्स, इम्पल्स, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन मोमेंटम भी विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। और दो डेफिनेशन में आपने फर्क याद रखना है। इफ इट इज ओनली द चेंज इन मोमेंटम इट विल बी कॉल्ड इंपल्स। अगर हमें सिर्फ चेंज इन मोमेंटम की बात पूछी जाए तो वो इंपल्स होगा। और यहाँ पर ये जो फोर्स है इट्स नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, इट कैन बी एन एवरेज फोर्स। अगर तो कोई फोर्स कांस्टेंट है तो जाहिर बात है कि फिर उसकी जो एवरेज है वो वही रहेगी। अगर फोर्स वेरिएबल है तो यहाँ पर आप एवरेज फोर्स पुट करेंगे। सो इफ इट इज ओनली द चेंज इन मोमेंटम इट इज इक्वल टू इंपल्स, और इफ इट इज द रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंजिंग, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो फिर वो क्या होगा? वो अप्लाइड फोर्स होगा। स्टूडेंट, फर्स्ट कीजिए कि मैं आपको ये कहता हूँ कि बॉडी ऑफ मास 5 kg इज फॉलिंग फ्रीली, कैलकुलेट द रेट एट विच इट्स मोमेंटम इज चेंजिंग। सो व्हाट आई एम आस्किंग यू, रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंजिंग। सो रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंजिंग इज इक्वल टू फोर्स। और जो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है उस पर कितनी फोर्स लग रही होती है? उसके मास के बराबर, उसके वेट के बराबर लग रही होती है, एंड वेट इज इक्वल टू mg। सो द मास, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज लेट्स से 5 kg एंड वी टेक g इज इक्वल टू 10, सो the force on a free falling body having mass 5 kg will be 50 Newton। और हम ये भी कह सकते हैं कि the momentum of the body is changing at the rate of 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बिकॉज मीटर पर सेकेंड तो फिर वही किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सो अगर आपको फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मास दिया हुआ है तो ना सिर्फ आप उसको लगने वाली फोर्स मालूम कर सकते हैं बल्कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी उसका मालूम कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इन दो रिलेशन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। ओनली चेंज इन मोमेंटम इज इंपल्स, इफ इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब आपकी बुक्स में डिफरेंट टॉपिक्स में मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात की गई है। आपकी बुक में एक टॉपिक है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, उसमें मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात की गई है। इसके अलावा रॉकेट प्रोपल्शन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव फोर्सेज में मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसके अलावा जो एग्जांपल है आपके पास राइफल बुलेट सिस्टम की, उसमें भी मोमेंटम कंजर्व रहता है। सो हम इनको तमाम को एग्जांपल बाय एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एंड देन इन द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। सो लेट अस डिस्कस द डिफरेंट केसेस इन विच मोमेंटम विल बी कंजर्व। सो सपोज हमारे पास एक पाइप में वाटर है और ये वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, और इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो mv है, एंड ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल द वाटर कम्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो फिर इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? 0 हो गया। सो अगर आप इस चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे तो वो क्या आएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम इज 0 माइनस mv, सो चेंज इन मोमेंटम इज माइनस mv। अब जिस चीज़ का मोमेंटम चेंज हुआ उस पर फोर्स लग रही होती है। तो अगर पानी का मोमेंटम चेंज हुआ है तो पानी पर इसका मतलब है फोर्स लग रही है। आपको कहे सर हम तो पढ़ रहे हैं फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, कि पानी की वजह से फोर्स, नो डाउट पानी भी फोर्स लगाता है लेकिन वो रिएक्शन लगाता है। तो बिकॉज पानी का मोमेंटम चेंज हुआ है तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द वाटर इज इक्वल टू रेट एट विच द मोमेंटम ऑफ द वाटर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डेल्टा पी आपके पास है माइनस mv, और ओवर आ जाएगा आपके पास टाइम। तो ये वो फोर्स है जो कि वॉल ने पानी पर लगाई। जवाब में जो पानी है ये भी वॉल पर फोर्स लगाएगा, और ये जो फोर्स होगी ये इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। सो फोर्स exerted by the water on the wall will be mv over t। so in short ये जो फोर्स आ जाएगी
ये आ जाएगी m/t इंटू वी। हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, सो दैट इज मैस इजेक्टेड पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पाइप से मुझे ये मैस इजेक्टेड पर सेकंड दिया होता है 30 किलोग्राम पर सेकंड, और पाइप के पानी निकलने की जो वेलोसिटी है पाइप से वो 10 मीटर पर सेकंड है, पर मुझे वो कहता है कि फोर्स मालूम करें, तो सिंपली क्या करेंगे m/t इंटू वी। सो m/t इज 30, v इज 10, सो द आंसर विल बी 300 न्यूटन। और अगर आपको यही सवाल में आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि एक जो है वो गीली मट्टी है या कोई ऑब्जेक्ट मैंने दीवार पर फेंका है और वो रेस्ट में आ गया, उसकी इंपल्स मालूम करें, तो व्हाट डू यू मीन बाय इंपल्स? इंपल्स मींस चेंज इन मोमेंटम। तो फिर उसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? -mv, राइट। तो फिर हम मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, इंपल्स निकल आएगा, वही उसका आंसर होगा। So that was the conservation of momentum in case of water flow. Similarly, the momentum will remain conserved during the explosions. Explosion के दौरान भी dear students जो momentum है वो conserve रहता है. So let's discuss the conservation of momentum during explosions. Explosions के दौरान momentum कैसे conserve रहता है? आइए देखते हैं. फर्ज कीजिए कि ये आपके पास एक फायर क्रैकर है, एक पटाखा पड़ा हुआ है जिसका इनिशियल मोमेंटम 0 है। क्योंकि ये रेस्ट में है तो फिर इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है? वो 0 है। अब जब ये फायर क्रैकर फटता है तो अगर इसके दो हिस्से हुए बराबर बराबर, तो फिर अगर इस हिस्से का मोमेंटम आप +mv लेंगे तो इस हिस्से का मोमेंटम आपको -mv लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी मोमेंटम 0 होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सप्लोजन कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगी नहीं है। तो अब अगर आप फाइनल मोमेंटम देखें तो इन दोनों के मोमेंटम को सम कर लीजिए, वो भी क्या होगा? वो 0 होगा। पार्ट्स फर्स्ट कीजिए अनइक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पार्ट जो है उसके वो टोटल मैस का m/3 है और दूसरा कितना होगा? m - m/3 होगा, तो वो कितना आ जाएगा? 3m - 2m -m, इट विल बी 2m/3। दूसरा जो है वो 2m/3 है। अब अगर इसकी वेलोसिटी, सपोज ये m1 है, अगर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो इसकी वेलोसिटी कितना होगी? रूल वही लगेगा कि मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। सो व्हाट इज बिफोर मोमेंटम? 0। इनकी इक्वेशन तो आप जानते हैं कि इट इज m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। सो अगर आपके पास ये सारा मोमेंटम शुरू का 0 है, m1 इज m/3, v1 डैश इज 2, m2 इज 2m/3 एंड वी हैव v2 डैश। तो इस सूरत में आप देखिए ये आ जाएगा 2m/3 विल बी इक्वल टू -2m/3 इंटू v2 डैश। सो इफ अगर आप इसमें से सॉल्व करें तो जो v2 डैश है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यही से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास जो v2 डैश की वैल्यू आ जाएगी वो -1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आपने देखा कि इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। सो स्टूडेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो हम उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो इसी क्वेश्चन में इफ डेल्टा p इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, सपोज आपके पास जो फोर्स है वो 0 है, तो अगर फोर्स 0 है तो डेल्टा p विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि मोमेंटम विल बी कॉन्स्टेंट और conserved. So from here you can state law of conservation of linear momentum. If no external force act on the system, आप जानते हैं कि अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। सो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। और स्टूडेंट्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर एक्ट ना करे तो उसको आइसोलेटेड सिस्टम भी बोलते हैं। लिहाजा हम इसी में कह सकते हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, हम इसको ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सो इसका मतलब है कि हम लिखेंगे कि मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम after. So suppose we have two balls, one having the mass of m1 and the second having the mass of m2, and after collision their speeds become v1 dash और v2 dash। तो हम कहेंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये टोटल सिस्टम का मोमेंटम है। तो बिफोर कोलिजन ये मोमेंटम है, पहली बॉल का मोमेंटम है m1 v1, दूसरी का मोमेंटम क्या है? m2 v2, और आफ्टर कोलिजन क्या मोमेंटम है? पहली बॉल का मोमेंटम क्या है? m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। और अपकमिंग लेक्चर में हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल जो है वो डिटेल से देखेंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो फोर्स लग रही है, दोनों बॉल एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, तो जब आपने तो कहा था कि मोमेंटम तब कंजर्व रहेगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। तो बेटा इसका जवाब ये है, ये जो फोर्सेस लगा रही हैं ये दोनों, ये सिस्टम का जो है वो हिस्सा है दोनों बॉल्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो मोमेंटम में चेंजिंग आएगी। सो ओवरऑल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन विल रिमेन द सेम। सो अब हम देखते हैं कंजर्वेशन इन द राइफल बुलेट सिस्टम। आपकी जो बुक है उसमें जो है वो इसमें भी मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात की गई है। सो सपोज हमारे पास जो मैस ऑफ बुलेट है वो स्मॉल m है और जो मैस ऑफ राइफल है वो कैपिटल M है। सो अकॉर्डिंग अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। सो सपोज दिस इज m1 एंड दिस इज m2। तो इनिशियली जब राइफल से आप फायर नहीं करते तो उस वक्त दोनों बुलेट भी और राइफल भी रेस्ट में होते हैं। इसका मतलब है v1 भी 0 है, v2 भी 0 है। सो ओवरऑल मोमेंटम क्या आ गया? 0 आ गया। अब जब फायर होता है तो फिर जो बुलेट है उसका मोमेंटम क्या होगा? m1 की जगह पर m लगाएंगे और सपोज ये आपके पास जो है वो v1 डैश है, या आप इसको छोटा भी बोल लीजिए, ये स्मॉल भी डैश है। अब देखिए जैसे ही फायर होता है जितना मोमेंटम बुलेट आगे की तरफ गेन करती है उतना ही मोमेंटम राइफल पीछे की तरफ भी गेन करती है।
यानी कि अगर आप इन दोनों को जमा करें, अगर M2 की जगह पर आप कैपिटल M पुट करें और इसकी जगह जो है वो कैपिटल V पुट करें, V डैश पुट करें, इसको सिंपल V कह लीजिए, इसको V डैश कह लीजिए, ये है वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आफ्टर द फायर इज मेड। सो यहाँ से अगर आप V डैश निकालें तो वो कितना आता है, -mv/m। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। मैंने क्या कहा था कि जितना मोमेंटम बुलेट आगे की तरफ गेन करती है उतना ही मोमेंटम राइफल पीछे की तरफ ही गेन करती है। तो यहाँ से अगर ये आप इक्वेशन देखें तो ये आ जाएगा mv डैश बराबर है -mv, राइट। डायरेक्शन में वो ऑपोजिट होता है लेकिन उतना ही मोमेंटम गेन किया जाता है। अच्छा, ये जो है ये है मोमेंटम ऑफ दी बुलेट। ये क्या है, ये मास ऑफ द राइफल है। मेरा आपसे सवाल है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जितना मोमेंटम बुलेट आगे गेन करती है उतना ही मोमेंटम राइफल पीछे गेन करती है। क्या जितनी स्पीड से बुलेट आगे जाती है उतनी ही स्पीड से राइफल पीछे आती है? द आंसर इज नो। अगर ऐसा होता तो मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ, अगर ऐसा होता तो फिर मर्डर और सुसाइड साथ साथ होते। गोली लगी तो गोली लगने वाला मर गया, राइफल लगने वाला मर गया, तो वो स्पीड कम होती है बिकॉज राइफल का मैस ज़्यादा है, इसलिए उसकी स्पीड कम होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये जो एक्शन फिल्म होती हैं उसमें जब हीरो फायर करता है पिस्टल से, पीछे हाथ की सपोर्ट रखता है, इसी रिकॉइल वेलोसिटी की वजह से कि पीछे आगे वो गन लग जाए। जितना भारी आपकी बंदूक होगी उतना जो उसकी रिकॉइल वेलोसिटी होगी वो कम होगी। तो अगर मैस राइफल बुलेट सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन से आप उसकी रिकॉइल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। सो अनदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिलोंग्स टू दी रॉकेट प्रोपल्जन। स्टूडेंट, रॉकेट के केस में आपने देखा होगा कि रॉकेट के केस में भी टोटल जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्वेशन इन रॉकेट प्रोपल्जन। तो उसमें ये होता है कि जितना मोमेंटम रॉकेट का रेयर एंड गैसेस को नीचे की तरफ देता है उतना ही मोमेंटम गैसेस रॉकेट को ऊपर की तरफ जो है वो देती हैं। और इस केस में जो फोर्स लगती है, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, वो होती है m/t × v। ये फोर्स है जो रॉकेट का रेयर एंड गैसेस पे लगाता है या गैसेस रॉकेट के रेयर एंड पर ऊपर की तरफ लगाती है। अब जरा ये जो आर्टिकल है इस पर गौर कीजिएगा, आपकी बुक में इस m/t को m कहा गया है। अब ये क्वेश्चन देख के कंफ्यूज ना हो जाइएगा, है हमने तो पढ़ा था कि p = m होता है, सर ने f = m लिखा हुआ है। ये जो m है यहाँ पर ये मैस नहीं है, इस m के यूनिट है मैस ओवर टाइम के। यानी कि अगर ये क्वेश्चन देख के मैं आपसे m की यूनिट पूछूं तो आपने इसका जवाब ये देना। तो f बराबर होता है ma। अब इस m और इस m में क्या फर्क है, ये है रॉकेट का ओरिजिनल मैस, जबकि ये है मैस रिएक्टेड पर सेकंड, वो जो 10,000 किलोग्राम पर सेकंड लेते हैं ये वो है, और ये रॉकेट का ओरिजिनल मैस है। सो a = mv/m, ये है रॉकेट में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन। क्योंकि मैस कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा होता है इसलिए रॉकेट का एक्सेलरेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा होता है, एक्सटर्नल फोर्स को ये नहीं करती। जो गैसेस रॉकेट पे फोर्स लगा रही है, रॉकेट गैसेस पे लगा रही है, वो सिस्टम का हिस्सा है। सो ड्यूरिंग रॉकेट प्रोपल्शन मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड। और आप ये भी जानते हैं कि दी रॉकेट प्रोपल्शन वर्क्स ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जितनी फोर्स रॉकेट का रेयर एंड गैसेस पे लगाता है उतनी फोर्स गैसेस रॉकेट पे लगाती है। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम गिवन इन योर बुक। और एक जरा कॉमन सा क्वेश्चन है, जरा उसको भी देख लीजिएगा स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि आप वो भी जो है वो देख लें। पानी दीवार पे पड़ा और रेस्ट में आ गया, उसकी इंपल्स कितनी थी, -mv, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। एक बॉल, एक टेनिस बॉल दीवार पर मारी, वापस आ गई, उसकी इंपल्स क्या होगी? देखिए, बॉल शुरू में जब दीवार पर गई तो उसका इनिशियल मोमेंटम था mv, टकरा कर वापस आ गई तो उसका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, -mv। तो अब अगर आपने इंपल्स लेनी है यानी कि चेंज इन मोमेंटम, तो इट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इज -mv माइनस इनिशियल मोमेंटम इज mv, सो द चेंज इन मोमेंटम विल बी 2mv। तो बताएं कब चेंज इन मोमेंटम होगी ज्यादा, अगर आप दीवार को टक्कर मार के गिर जाते हैं या दीवार को टक्कर मार के उसी स्पीड से वापस आते हैं? जब आप दीवार को टक्कर मार के उसी स्पीड से वापस आ जाएंगे, इलास्टिक कोलिजन होगा, तो उसमें चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अर्लियर केस जिसमें आप टक्कर मार के नहीं गिर जाते। सो आई होप कि आपको ये चेंज इन मोमेंटम इन बोथ द केसेस समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस कोलिजन। तो कोलिजन का फिजिक्स में मतलब वो नहीं होता जो कि हम आम हालात में लेते हैं, यानी कि अगर दो बॉडीज आपस में टकराई हैं तो हम कहते हैं कि दैट इज कोलिजन। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में कोलिजन के केस में बॉडीज का आपस में टकराना जरूरी नहीं होता। सो फिजिक्स की लैंग्वेज में कोलिजन क्या है, इवेंट और द प्रोसेस इन विच टू बॉडीज ईदर कमिंग इन कॉन्टैक्ट और ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन, या वो आपस में टकराएं या उनके दरमियान कोई ऐसी म्यूचुअल इंटरेक्शन हो जिसकी वजह से वो एक दूसरे की मोशन को इफेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, एक दूसरे की एनर्जी में चेंज लेके आ जाएं, या उसके मोमेंटम में चेंज लेके आ जाएं, या उसकी वेलोसिटी में चेंज लेके आ जाएं, या डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज लेके आ जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये एक न्यूक्लियस पर जो है वो अल्फा पार्टिकल फायर किया है, तो ये अल्फा पार्टिकल इस तरह चला जाएगा। तो बिकॉज अल्फा पार्टिकल पे प्लस 2 ही चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव के दरमियान रिपल्शन होती है। तो देखें, अब दोनों बॉडीज फिजिकली आपस में इन कॉन्टैक्ट नहीं हुई, लेकिन इनकी म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से इस अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी। तो ये भी कोलिजन है। इसी तरीके से आपने देखा होगा जब एक्सरेज में हम पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस एक्सरेज, तो वो जो डिसेलेरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है वो म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से होती है, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाती है जो आके हिट होता है टंगस्टन पर। तो वो भी एक किस्म का कोलिजन है। तो इन जनरल कोलिजन का मतलब है कि अगर दो बॉडीज के म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से दोनों में से कोई एक बॉडी या दोनों बॉडीज डिस्टर्ब हो जाएं, हम उसको कोलिजन कहेंगे। अपना क्वांटम इफेक्ट में आपने देखा कि एक जो फोटोन है वो आगे स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को भी कुछ एनर्जी इंपार्ट करता है, वो भी कोलिजन है। सो कोलिजन का मतलब है दोनों बॉडीज के आपस में इंटरेक्शन की वजह से दोनों बॉडीज के पैरामीटर्स में, उनकी वेलोसिटी में, मोमेंटम में, एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाए। सो आई होप आप जो कोलिजन है उसके मीनिंग्स समझ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दी टाइप्स ऑफ कोलिजन। अब आपकी बुक में तो ये रफली दो ही दिए हुए हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल से देख लें। हम कोलिजन की टाइप्स को दो तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन और दूसरा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है कि नहीं रहती। जब आप इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन उनको डिफरेंशिएट करोगे तो वो दो तरह के हैं। एक तो है वन डायमेंशनल कोलिजन, आपकी बुक में आर्टिकल का नाम क्या दिया हुआ है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशनल कोलिजन को ही हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं और उसको डायरेक्ट कोलिजन भी बोलते हैं।
जबकि जो दूसरा है वो है टू डायमेंशनल कोलिजन या ओब्लिक कोलिजन। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको कोलिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस दिखाई थी, या इसके अलावा जो कॉम्पटन इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन इस तरफ और फोटोन इस तरफ चला जाता है, एक ही प्लेन में टू डायमेंशनली मूव करते हैं आफ्टर बिफोर और आफ्टर द कोलिजन, तो वो है एग्जांपल ऑफ ओब्लिक कोलिजन। सो अगर आप इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखें तो फिर हम कोलिजन को 3 तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको इलास्टिक कोलिजन भी कह सकते हैं। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसमें वो कंजर्व होती है, जबकि जो इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। ये है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल क्या है? जब आप वेट क्ले, गीली मिट्टी को दीवार पर मारते हैं तो क्या होता है? गीली मिट्टी दीवार पर लग के रेस्ट में आ जाती है। सो ये है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो, या आप यूं कह लीजिए कि जिसमें टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। जीरो होना जरूरी नहीं है, टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, इसमें जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो मैक्सिमम होता है। अब आप कहेंगे सर ये हमारी बुक में कहां दिया हुआ है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? तो मैं कहता हूं दिया हुआ है आपकी बुक में। एक न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज में, जिसमें एक ट्रक एक कार से टकराता है, दोनों का मैच दिया हुआ है और फिर लिखा हुआ है कि दोनों टकराने के बाद एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं बिकॉज दे स्टिक टुगेदर। तो वो जो एग्जांपल थी वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की थी। इसके अलावा एक होता है सुपर इलास्टिक कोलिजन, लाइक बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें आफ्टर द ब्लास्ट काइनेटिक एनर्जी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स, चाहे कोलिजन की ये टाइप्स हैं चाहे कोलिजन की ये टाइप्स हैं, एक बात याद रखिए कि कोई भी तरह का कोलिजन हो उसमें कोई बाहर से आके फोर्स नहीं लगती। बॉडीज आपस में जो सिस्टम का हिस्सा होती हैं, बॉडीज वही आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, और क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती इसीलिए हर तरह के कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। टोटल एनर्जी तो वैसे ही हर तरह के प्रोसेस में कंजर्व रहती है। हाँ, जो इलास्टिक कोलिजन है इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, और इलास्टिक कोलिजन में जो इलास्टिक कोलिजन है इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी इन एडिशन टू मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी, जबकि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेंगे लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। एंड सो एज टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब एक लॉ है न्यूटन का, शायद आपके लिए नया हो लेकिन आपकी बुक में ये मौजूद है। आपकी बुक में ये क्वेश्चन मौजूद है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाला जो आर्टिकल है उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि प्रूव दैट स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो उसमें आपने ये क्वेश्चन पढ़ी थी, मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता हूं ना। दरअसल ये क्वेश्चन कहां से आई है? ये है स्पेशल फॉर इलास्टिक कोलिजन। जनरली क्वेश्चन ये है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ओवर रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू माइनस ई। इस ई को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस ई की वैल्यू इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होती है। अगर आप इसकी जगह 1 रखें तो ये वाली क्वेश्चन आ जाएगी, जो कि इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन वाले आपकी जो बुक वाला आर्टिकल है उसमें रिड्यूस की जा सकती है। अगर कोलिजन इनइलास्टिक हो तो ई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो ई की वैल्यू 0 होगी। देखना, अगर आप इसको 0 रखेंगे तो इसका मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि बॉडीज विल स्टिक टुगेदर, सो देयर विल बी नो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन, तो ये 0 हो जाएगी। सो इसलिए ये ई की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे जो 4 केसेस हैं आपकी बुक में विच इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के। वो जो 4 केसेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। सो लेट्स डिस्कस दी 4 केसेस गिवन इन योर बुक, और ये इक्वेशंस आपकी बुक में दी गई हैं। ऑलरेडी ये क्वेश्चन 3.7 और 3.8 है। v1 डैश इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन, व्हाइल v2 डैश इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सो पहला केस देखिए, व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड, यानी कि अगर हम दो बॉडीज का मास बराबर कर दें तो अगर आप m1 और m2 की जगह m पुट करें इसी क्वेश्चन में भी और इसी क्वेश्चन में भी, तो यू विल गेट v1 dash is equal to v2 and v2 dash is equal to v1. v1 dash will be equal to v2 and v2 dash will be equal to v1. Discuss the different cases. पहला केस देखिए, when two bodies of equal mass collide, हमारे पास दोनों masses बराबर हैं, तो अगर आप m1 और m2 की जगह m पुट करें इन दोनों इक्वेशंस में तो v1 dash v2 आ जाएगा और v2 dash v1 के बराबर आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर लिखें v1, यहाँ v2, यहाँ v1 dash, यहाँ v2 dash, तो हुआ क्या है? इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटीज हुआ। और याद रखिए कि वेलोसिटीज के इंटरचेंज के लिए जरूरी है कि दो बॉडीज का मास बराबर हो। तो जो पहला और दूसरा केस है जिसमें मैसेज आर इक्वल, उसमें आप देखेंगे कि जो वेलोसिटीज हैं वो उनका तबादला हुआ है, वो वेलोसिटी इंटरचेंज हुई है। सिमिलरली सेकंड केस में देखिए m1 और m2 तो बराबर हैं ही हैं, तो आप इनको m के बराबर रख सकते हैं। एडिशनल कंडीशन में v2 0 है, सो देखिएगा इसमें v1 डैश जो है वो भी 0 हो जाएगी और v2 डैश किसके बराबर आएगी? वो v1 के बराबर आ जाएगी। तो इसमें देखिए v1 डैश v2 डैश, सो इसमें भी क्या हुआ है? इसमें भी वेलोसिटीज का तबादला हुआ है, इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटीज हुई है। ये वैल्यूज अगर आप इन क्वेश्चन पुट करेंगे तो यू कैन इजीली गेट दिस रिजल्ट। केस नंबर 3 में देखिए, अगर आपके पास एक लाइट बॉडी है और ये एक मैसिव बॉडी से टकराती है, जबकि ये मैसिव बॉडी एट रेस्ट है, तो क्या होगा? इस बॉल की वेलोसिटी को क्या होगा? v1 डैश को ये बराबर हो जाएगी माइनस v1 की, जिस वेलोसिटी से गई थी उसी वेलोसिटी से टकराकर वापस आ जाएगी। और v2 डैश पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। यानी कि अगर एक साइकिल एक ट्रेन को जाकर टक्कर मारेगा और अगर कोलिजन इलास्टिक है तो साइकिल जिस स्पीड से गया था टकरा के उस स्पीड से वापस आ जाएगा, जबकि जो ट्रेन होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दी फोर्थ एंड द लास्ट केस इज कि जब एक ट्रेन एक स्टेशनरी साइकिल को जाकर टक्कर मार दे तो उससे क्या होगा? वो जो v2 होगा यानी कि साइकिल की कोलिजन की बाद की स्पीड वो v1 डैश के 2 v1 के बराबर हो जाएगी और जो v1 डैश होगा वो v1 के बराबर होगा। तो ये रिजल्ट्स अगर आप याद रखेंगे इन केसेस के साथ, ये वाले रिजल्ट्स, तो आपको न्यूमेरिकल्स को विदाउट कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा अगर आपकी 4 रिजल्ट। लेकिन ये देख लेना कि कब कब ऐसा होगा। सो कीपिंग इन माइंड दीज 2 इक्वेशंस, इनको आपको याद करना है, तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को इन फार्मूलाज की मदद से ही कर सकते हैं। बट रिमेंबर दीज फार्मूलाज आर एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन एंड दैट इज इन वन डायमेंशन। सो क्वेश्चन देखिए, फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी एट रेस्ट। हमारे पास एक फोर्स है 6 न्यूटन की और वो एक्ट करती है जो कि एक बॉडी है एट रेस्ट पे, उस पे मास दिया हुआ 4 kg, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। हमने टाइम ऑफ फोर्स लेना है, तो F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T से टाइम बराबर आ जाएगा डेल्टा P ओवर F के, एंड डेल्टा P इज इक्वल टू MVF माइनस MVI। सो MVF इज 4 × 30 ओवर फोर्स क्या आ गया? 6 आ गई। तो अगर आप यहाँ पर ये करेंगे सो आंसर विल बी इक्वल टू 20 सेकंड्स। बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन।
So next question देखिएगा, a body of mass m hits normally a rigid wall with velocity v and we bounce back with the same velocity. The magnitude of the impulse experienced by the body. यानी कि बॉडी गई, उसका जो इनिशियल मोमेंटम था वो mv था और वापस आ गई उसी वेलोसिटी से, तो जो फाइनल मोमेंटम हो गया वो -mv आ गया। लेक्चर में भी हमने देखा था कि इंपल्स क्या होती है जी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सो इट विल बी -mv, so it will be equal to -2mv. So the magnitude of the change in momentum or impulse will be equal to 2mv. Student, next question देखिएगा, a bomb of 30 kg at rest explode into two pieces of masses 18 kg and 12 kg. The velocity of 18 kg mass is 6 meter per second. The kinetic energy of the other mass. तो सबसे पहले देखिए कि let m1 we have is 18 kg और m2 को हम ले लेते हैं 12 kg. So velocity of 18 kg mass, इसकी velocity यानी कि v1 dash, आफ्टर कोलिजन है ना, तो v1 dash वो 6 मीटर पर सेकंड है। तो हमने मालूम करनी है सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आफ्टर कोलिजन है तो फिर वो मैंने डैश लगा दिया। उसके लिए क्या होगा इसका फार्मूला, तो इसका फार्मूला होगा हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें v2 निकालनी है ना, तो आए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं। वो क्या है जी, मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। सो मोमेंटम बिफोर तो जीरो है, क्योंकि जो बॉम्ब था 30 kg का वो रेस्ट में था, वो एक्सप्लोड होने से पहले रेस्ट में था, तो ये जीरो हो जाएगा। ये बराबर है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब यहाँ से आप v2 डैश निकालें, m1 क्या है जी आपके पास 18 है और v1 डैश क्या है आपके पास 6 है, प्लस m2 क्या है आपके पास 12 है, और यहाँ से आप v2 डैश निकाल लीजिए। सो 12 v2 डैश विल बी इक्वल टू -18 इंटू 6 ओवर 12 इधर भी कर दें, ओवर 12 इधर भी कर दें। सो v2 डैश विल बी इक्वल टू 9, इट विल बी इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। सो अब ये आप यहाँ पुट कीजिए वैल्यू, तो याद आएगा 1/2 m2 इज व्हाट 12 इंटू याद आएगा 9 का स्क्वायर, सो इट विल बी 6 इंटू 81। So the kinetic energy of the second body after collision will be equal to 486 joule. तो सिंपल इसको रिवाइज करें, सबसे पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाकर सेकंड बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मालूम कर ली और फिर हमने इसको इस फार्मूले में पुट कर दिया। So next question देखिए स्टूडेंट्स, the diagram shows two trolleys x and y about to collide and gives the momentum of each trolley before the collision and after the collision. So the direction of motion of both trolleys are reversed and the magnitude of the momentum of x is 2 Newton second. So what is the magnitude of the corresponding momentum of y? Students, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बिफोर कोलिजन मोमेंटम दिए हुए हैं वो px हमारे पास है 20 न्यूटन सेकेंड और जो py है हमारे पास डायग्राम में वो है 12 न्यूटन सेकेंड, राइट। सो हमें px डैश भी दिया हुआ है, px डैश इज 2 न्यूटन सेकेंड एंड हमें मालूम करना है py डैश। सो once again we will apply law of conservation of linear momentum और वो क्या कहता है जी, मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। सो हम यहाँ पर लिखेंगे px प्लस py बराबर है px डैश प्लस py डैश। अब यहाँ पर आपने काम करना है, देखिए अगर हम px के मोमेंटम को बिफोर कोलिजन पॉजिटिव लेते हैं तो क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो py का मोमेंटम बिफोर कोलिजन नेगेटिव होगा, यानी कि अगर मैं px को 20 लिखता हूँ तो फिर मुझे py को -12 लिखना है। अच्छा, अब वो क्या कहता है क्वेश्चन में कि आफ्टर द कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोथ ट्रॉलीज आर रिवर्स्ड। तो पहले मैंने अगर px को पॉजिटिव लिया था, अब मैं px डैश को नेगेटिव लूंगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है। सो px डैश की जगह मैं रखूंगा -2 और अब मुझे मालूम करना है py डैश। सो इट विल बी 20 -12 इट विल बी 8 विल बी इक्वल टू -2 प्लस py डैश। सो 8 + 2 इज इक्वल टू py डैश। सो py डैश विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन सेकेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। दोबारा से देखिए, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैंने कोलिजन से पहले x को पॉजिटिव और y को नेगेटिव लिया तो कोलिजन के बाद x को नेगेटिव और y को पॉजिटिव लेना है। सो अगर आप इसको फिर सॉल्व करेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा आपके पास py डैश इज इक्वल टू 10 न्यूटन सेकेंड। अब आप चाहते हैं कि सर हमें बताएं कि क्या हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। हमने क्या निकाला py डैश 10 को यहाँ पुट करने की कोशिश आती है, 20 -12 कितना आ गया 8 -2 + 10 कितना आ गया 8। सो इसका मतलब है कि जो हमारी वैल्यू निकाली हुई है py डैश इज इक्वल टू 10 न्यूटन सेकेंड, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, यानी कि मास ऑफ द बुलेट जो है वो हम 0.05 kg लिख सकते हैं। 1000 से आपको इसको डिवाइड करना है ना। विद द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी है जी 30 मीटर पर सेकंड। ड्यू टू द रिकॉइल द गन इज पुश्ड बैक विद द वेलोसिटी ऑफ, यानी कि जो v डैश है वो है 1 मीटर पर सेकंड। सो व्हाट इज द मास ऑफ द गन, हमने कैपिटल M मालूम करना है। तो लेक्चर में हमने भी देखा भी था कि जो रिकॉइल वेलोसिटी होती है वो होती है -mv/m। सो यहाँ से m किसके बराबर आ गया -mv/v डैश। सो अब मास के नेवर भी नेगेटिव तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लीजिए। सो स्मॉल m क्या आ जाएगा जी आपके पास 0.05 और v क्या आ जाएगा जी आपके पास 30 ओवर v डैश इज 1। सो इट इज बेसिकली 5/100 multiply by 30. So it will be 20, it will be 0 cancel out with 0, so 3/2 is basically 1.5. So 1.5 kg is the right answer. G, let's take another example of conservation of linear momentum. A body of mass 5 kg moving with a velocity of 10 meter per second collides with another body of mass 20 kg at rest and comes to rest. The velocity of the second body due to collision is, देखिए हमारे पास m1 let us suppose है 5 kg, moving with velocity जो v1 है we have 10 meter per second
कोलाइड्स विद अनदर बॉडी, जो दूसरी बॉडी से जिससे वो कोलाइड करती है उसका मास है 20 kg और दूसरी बॉडी है रेस्ट में, और आगे लिखा हुआ है एंड कम्स टू रेस्ट, यानी कि जो v1 है वो कोलाइड के बाद रेस्ट में आ जाती है, यानी कि v1 डैश इज 0, सो वी हैव टू डिटरमाइन v2 डैश, सो सिंपली m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash, so this factor is 0, so as this factor, so m1 v1 is 5 into 10 and that is equal to m2 v2 dash, m2 is 20 and v2 dash हमें मालूम करना है, so ये आ जाएगा it will be 50 by 20 is equal to v2 dash, so 0 cancel out to 0, so we will be left with 5 by 2 which is 2.5 meter per second, so this will be the correct option. So I hope इन एग्जाम्पल से आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन कैसे लगानी है वो समझ आ गई होगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द फोर्स ऑन द रॉकेट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड इज 210 न्यूटन, द रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल, तो हम जानते हैं कि फोर्स इज बेसिकली m over t into v, ये हमें मालूम करना है m over t, तो वो है f over v के, m over t is equal to f over v, so f is basically 210 and v is basically 300, so it will be equal to 21 by 30, so it will be 7 by 10, so the answer will be 0.7 kilogram per second. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a lead ball moving with the speed of 5 meter per second collides with another identical ball originally at rest. If the first ball stops after collision, then the second ball will move forward with the speed of. तो दोनों का मैच बराबर है तो क्या होगा, इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटीज होगी, तो अगर पहली बॉल की वेलोसिटी 5 थी तो दूसरी बॉल की टकराने के बाद की वेलोसिटी क्या होगी, 5 होगी, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, two solid rubber balls A and B having mass 200 and 400 gram respectively are moving in the opposite direction with velocity of A equal to 0.3 meter per second. After the collision, the two balls come to rest. The velocity of B is. इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास मास ऑफ बॉडी A 0.2 kg और मास ऑफ बॉडी B 0.4 kg. A की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन 0.3 है और V भी हमने बिफोर कोलिजन मालूम करनी है, दोनों बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में आती हैं और जब ये टकराती हैं तो दे कम इनटू रेस्ट. सो अगर हम अप्लाई करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो देखिए कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. अब ये वाला सारा फैक्टर तो हो जाएगा 0 क्योंकि बॉडीज टकराने के बाद रेस्ट में आ चुकी हैं, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए. सो MA इज 0.2, VA इज 0.3, MB इज 0.4, V भी हमने मालूम करना है, तो अगर आप इसमें से V भी निकालेंगे तो सिंपल सोल्यूशन के थ्रू जो आपके पास आंसर आ जाएगा इट विल बी -0.15 मीटर पर सेकंड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टू परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल्स P and Q ऑफ इक्वल मास. वंस अगेन पार्टिकल्स का मास क्या है, इक्वल है. ट्रैवलिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम विद द वेलोसिटीज ऑफ 15 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड. आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज विल बी, क्योंकि मास सेम है वेलोसिटी विल बी इंटरचेंज, यानी कि जो 15 मीटर पर सेकंड वाला बॉडी है उसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी और जो 10 वाला उसकी वेलोसिटी 15 हो जाएगी. सो द आंसर विल बी 10 and 15. Charlie option will be the right option. So dear students, in today's lecture we discussed the momentum, conservation of its linear momentum, impulse को डिस्कस किया, collision को डिस्कस किया और इनसे रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल करने हैं. इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा that will be of projectile motion, very important lecture and also it will be the last lecture of this topic too. So I hope you are preparing your MCQ practice well for this topic because इस topic में आपको पता है कि न्यूमेरिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा शामिल है. That is why मैंने आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करवाई है न्यूमेरिकल्स की. So until the next lecture, it's Allah Hafiz.